सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमने एक प्रोग्राम चलाया था ग्रेड सेकंड के लिए, फाइनल टच, जिसमें आपकी तैयारी को एक अंतिम रूप दे रहे हैं अपन ओल्ड पीवाईक्यू के बेस पे। ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए, और इसमें कंप्लीट वो पीवाईक्यू नहीं लेके आ रहा मैं, उसको एकदम से 4 से 5 प्रश्नों को मिला के एक नया पीवाईक्यू बना रहा हूँ, जिससे आपकी एक समझ भी बने। और ये 360 डिग्री के ऊपर ये टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि सर हमारा क्या है। 360 डिग्री जो अपने पहले भी चलाई थी, एक प्रकार से फ्री टेस्ट सीरीज है अपनी। तो ये लास्ट सेकंड टॉपिक है अधिगम। इसके साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 3% के आसपास आपके ग्रेड सेकंड में आ जाते हैं। तो आज इसके जितने भी पीवाईक्यू ग्रेड सेकंड में आए हैं उन सब का अपन एनालिसिस करेंगे। बहुत कम टाइम बचा है, डर भी लगेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें, चिंताएं, आशंकाएं आएंगी, लेकिन इन सब से हटकर केवल एक चीज़ दिमाग में रखें कि मुझे बेहतर करना है, मुझे बेहतर देना है। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अपन शुरुआत करते हैं आज के जितने महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं। तो लर्निंग टॉपिक को लेकर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला देखिएगा, अधिगम की प्रकृति और इसकी मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रश्न लगभग अपने को देखने में मिला है कि लर्निंग की जो अर्थ है और लर्निंग की जो विशेषताएं, उन पे प्रश्न बहुत पूछा गया है। मैंने लगभग इन चीजों को सबको समेट लिया है इस प्रश्न में। पहला ऑप्शन है, अधिगम व्यवहार में अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होने वाला एक अपेक्षाकृत स्थायी परमानेंट चेंजेज है, ना कि कोई अस्थायी बदलाव। एकदम सही है। अधिगम जो होता है, अधिगम का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने मेरे से साइकोलॉजी पढ़ी, या मान लीजिए आपने अवनी एजुकेशन पे ऑनलाइन कोर्स लिया, जो भी लिया, और वो पढ़ने के बाद आपके दिमाग में छप गया, मतलब आपको समझ आ गई चीजें कि इसका मतलब सर ये होता है, तो वो लर्निंग है। आप कोई चीज को भूल जाते हैं, इसका मतलब वो लर्निंग नहीं कर रहे हैं। लर्निंग का मतलब स्थायी बदलाव, ना कि अस्थायी बदलाव। ठीक है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अधिगम कभी रुकता नहीं है। आप जब तक जिंदा हो तब तक लर्निंग होता रहेगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा जरूर। वो वांछित है, वांछित भी हो सकता है। जो औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक दोनों रूप में होता था, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। अब औपचारिक अनौपचारिक का मतलब समझना, मतलब इसको अपन ये भी मान सकते हैं कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। ये प्रश्न भी आया हुआ एग्जाम में। अब सार्वभौमिक और औपचारिक अनौपचारिक का मतलब क्या है? औपचारिक का मतलब ये होता है कि जो निर्धारित समय और स्थान पे होगा, कि मैं कहूं कि नहीं, हम तो केवल स्कूल में या कॉलेज में लर्निंग कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। गलत बात है। लर्निंग तो कहीं भी हो सकता है। हम कहीं प्रोग्राम में गए वहां भी सीख सकते हैं, शादी में गए वहां भी सीख सकते हैं, टैक्सी में बैठे हैं वहां भी सीख सकते हैं। तो एक प्रकार से मतलब मैं कहूंगा कि लर्निंग कहीं भी हो सकता है। तो इसको अनौपचारिक भी बोल सकते हैं और औपचारिक भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो अर्थ मैं बोल रहा हूं, यूनिवर्सल, मतलब सार्वभौमिक भी अपन बोल सकते हैं। परिपक्वता, मेच्योरिटी, थकान या बीमारी के कारण बालक के व्यवहार में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तनों को भी मनोविज्ञान में अधिगम माना जाता है। ये एकदम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मेच्योरिटी हो, बीमारी हो, थकान हो, इन सब से जो परिवर्तन होता है आपके अधिगम में, वो अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? अस्थायी। और अस्थायी परिवर्तनों को अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। परिपक्वता सीखने का आधार है। परिपक्वता अधिगम के लिए अनिवार्य है। लेकिन मेच्योरिटी से होने वाले परिवर्तन अधिगम की कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बदलाव जो होते हैं वो कौन से होते हैं? अस्थायी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट? हाँ, सी ऑप्शन गलत है बेटा, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। ओके, डन। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पे गलत हो जाएगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रेड सेकंड में यदि मान लीजिए आपको कोई कहे कि अधिगम टॉपिक में एक ऐसा बिंदु जिसपे प्रश्न 100% आएगा, ठीक है ना, मतलब पूरे अधिगम टॉपिक में आपको लगता है कि लगभग 99.99% प्रश्न आएगा, तो वो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इसको ढंग से पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच। ये आपके समझ में आना चाहिए, मतलब लगभग चांसेस हैं प्रश्न आने के। शिक्षण अधिगम उपागम कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच और इसके 5E मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चर्चित मॉडल है फिलहाल। कि कौन से कथनों पे, इस पे 3-4 प्रश्न आगे पिछले सेकंड में। जब एक शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता के हेतु समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण करता है, तो वो 5E उपागम के संलग्न करना, मतलब इंगेज। देखो 5E का उपागम जो दिया था वो किसने दिया था? रोजर बाइके ने, याद रखना। किसने दिया? रोजर बाइकी। और 5E में पहला जो ई होता है वो इंगेज होता है, फिर एक्सप्लोर होता है।
ठीक है, खोज करना, फिर एक्सप्लेन होता है जब अपन व्याख्या करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, फिर इलोबरेट होता है, और लास्ट में इवोल्यूशन होता है। इसमें पहला जो इंगेज है, इसमें अपन नाटक करना, प्रश्न पूछना, बच्चे की जिज्ञासा को जागृत करना, ठीक है, ऐसी गतिविधियां, बच्चा इंगेज हो, व्यस्त हो, ये पहला चरण में किया जाता। तो ये पूरे पांचों चरण पढ़ के जाना आप, ये आया हुआ प्रश्न है। रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह एक शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया जिसमें छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं, गलत है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब यही है जो बालक केंद्रित है, जो बालक के पूर्व अनुभव पे आधारित है, और जहां बच्चा करके सीखता है। सबसे एक्टिव लर्निंग यदि किसी अप्रोच में होता है तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में होता है, और ये बालक सेंटर्ड होता है, तो ये गलत हो गया। रचनावाद इस बात पे बल देता है कि सीखना एक एक्टिव क्रिएटिव गतिविधि है जो पूर्व विद्यमान ज्ञान पे आधारित होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? मतलब चीजों की समझ बनाना, मतलब आपके दिमाग में चीजों की इमेज बना देना जिसकी सहायता से आप नई आने वाली चीजों की व्याख्या कर सको। इसको अपन बोलते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे बल देता है। बताओ आंसर क्या होगा? ए सी। एक और तीन सही है, हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन सही है, मतलब आंसर हो गया सी। वेरी गुड, डन। चेंज द कलर। कलर अच्छा है बेटा, ब्लैक से बढ़िया कलर क्या हो सकता है बेटा? साइकोलॉजी से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। धीर सिंह सर के फॉलोवर हो, मस्त रहो आप। साइकोलॉजी तो इतना इजी रूप में पढ़ाया है मैंने, और टीचिंग मेथड से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को टाइम रहा ना तो टीचिंग मेथड की एक दो क्लास ले लूंगा मैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के वो टीचिंग मेथड में आने वाले क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं उनको मैं करवा दूंगा। ओके, डन। अगला प्रश्न है, ये रहा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बालक के भीतर अधिगम सीखना वास्तविक प्रदर्शन या अनुकरण के बिना भी संभव है, जिसे एक प्रकार का सुप्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग या संज्ञानवादी अधिगम, कोग्निटिव लर्निंग कहा जाता है। पिछली ग्रेड सेकंड में प्रश्न आया था। अल्बर्ट बांडुरा ये कहता है कि बच्चे के भीतर अधिगम वास्तविक प्रदर्शन या अनुकरण के बिना, मतलब हो सकता है कि बच्चे ने लर्न कर लिया है लेकिन उसको दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं करे। यदि वो ऐसा करता है तो बांडुरा के अनुसार ये जो अधिगम कहलाएगा वो लेटेंट लर्निंग या कोग्निटिव लर्निंग कहलाएगा। ये एकदम से सही बात है, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो एडवर्ड टॉलमैन ने भी कहा है। निश्चित रूप से एडवर्ड टॉलमैन ने भी कहा है। कारण बता रहा है, अवलोकनात्मक अधिगम केवल तभी व्यवहार में परिवर्तित या प्रकट होता है जब सूचनाओं के प्रसंस्करण, प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में अटेंशन, अवधान आएगा, अवधान के बाद धारण आएगा, रिटेंशन, धारण के बाद रिप्रोडक्शन आएगा, और रिप्रोडक्शन के बाद मोटिवेशन आता है। बताओ आंसर बताओ आप, तो फिर उसके बाद चर्चा करते हैं अपन। ये कह रहा है सुप्त अधिगम वो है जब आपका व्यवहार वास्तविक प्रदर्शन में तब्दील नहीं हो, मतलब आप उसको व्यक्त नहीं करें। और फिर ये कह रहा है कि कोई भी व्यवहार वास्तविक प्रदर्शन में या बाहरी रूप से दिखाई तभी देगा जब चार स्टेप होंगी। पहला है अटेंशन, अपन उसकी तरफ देखेंगे, फिर उसको अपन माइंड में सेव करेंगे, रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, दूसरों के सामने रिपीट करेंगे, और लास्ट में उस पर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिला, अभी प्रेरणा या मोटिवेशन मिला तो सीख जाएंगे, वरना नहीं सीखेंगे। आंसर बताओ। सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। और बताएं, सी कर दें क्या लोग? ए विल बी करेक्ट। अच्छा, मुझे तो ए नहीं लग रहा। ए आ रहा है, ये कर दें क्या? बी। देखो एक एकदम सही कह रहा है ये। इसने ये भी कहा है, ये अलग से प्रश्न आया हुआ है। और सुप्त अधिगम क्यों होता है उसका कारण बताया है कि जब तक अवलोकनात्मक अधिगम तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक ये चार प्रोसेस नहीं होंगी। तो इसने सामाजिक अधिगम के चार सोपान बताए, अटेंशन, धारण, रिटेन, आपका रिप्रोडक्शन और अभिप्रेरणा। ये चार सोपान पे भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। और ये कथन कारण की एकदम सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सुप्त अधिगम तब तक होता है जब तक आप उस पर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो व्यवहार में प्रकट नहीं होगा। तो आंसर ए और आर दोनों सही, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड साइकोलॉजी का नया बैच तो एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे, अभी तो चल ही रहा है बैच, अभी तो खत्म किया ही था। नेक्स्ट पर्सन है,
अधिगम के विभिन्न स्तर, सिद्धांत और प्रतिमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉरिसन और हंट के वर्गीकरण के अनुसार स्मृति स्तर अधिगम शिक्षण के स्तर पर अधिगम का सबसे सरल और प्रारंभिक प्रकार माना जाता है। देखो, अधिगम के मुख्य रूप से स्तर के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। और स्मृति स्तर पहला स्तर होता है और आधारशिला माना जाता है, फिर बोध आता है और लास्ट में चिंतन आता है। ये जो स्पेशली स्मृति स्तर दिया था, ये हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? ये हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये सही बात है। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपान की हायरार्की ऑफ लर्निंग 8 प्रकारों में उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सबसे उच्चतम अवस्था है। सही बात है। बाल विकास का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो बांडुरा का है, इस बात पर आधारित है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। बताओ, आंसर बताओ। बताएं। डी 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 आंसर आएगा। तीनों सही हैं, लॉक कर दें। ओके, डी सी। बेटा सिंपल सी बात है, समझो। रॉबर्ट गेने ने हायरार्की दिया था कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब में। उसने 8 प्रकार बताए थे, संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, फिर कॉन्सेप्ट, फिर बहुविभेदन, फिर नियम सिद्धांत अधिगम, लास्ट में सबसे अधिक संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम अधिगम और लास्ट में समस्या समाधान अधिगम। सबसे उच्चतम स्तर पे इसने जो बताया था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया था, समस्या समाधान बताया था। इसने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को तो बेटा दूसरा प्रकार बताया, मतलब निम्न से दूसरा, सबसे निम्न स्तर संकेत लर्निंग, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, और सबसे श्रेष्ठ प्रकार होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एकदम से गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो। मतलब कई बार मुझे दुख होता है, कई बार आप लोग कहते हो कि सर चीजें समझ में नहीं आती, चीजें नहीं आती। ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं। मैं आज भी इस बात में बहुत विश्वास रखता हूं कि यदि कोई बच्चा एक डिटर्मिनेशन, एक जुनून बना के यदि 6 महीने किसी कंपटीशन की तैयारी करे ना, वो फोड़ के रख देगा सब। यदि उसकी प्लानिंग अच्छी है, उसका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, उसका पढ़ने के तरीके अच्छे हैं, उसके लाइफ में कोई ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो चीजों को छोड़ेगा नहीं, मान के चलना। अब हम डिस्टर्ब हैं चीजों को लेकर, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भाई कोई नहीं बना सकता। चाहे आरपीएससी पेपर आसान बनाए चाहे हार्ड बनाए, कोई नहीं बना सकता। थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करो। जिंदगी में आप दुनिया पे कितना इन्वेस्टमेंट कर देना, रिश्तों पे कितना इन्वेस्टमेंट कर देना, किसी पे भी कितना इन्वेस्टमेंट कर देना, कभी रिटर्न नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। याद रखना, रिटर्न केवल एक ही जगह से मिलता है। चाहे तुम शेयर मार्केट में लगा देना, वहां भी गारंटी नहीं कि रिटर्न मिल जाएगा। एक ही जगह से बेहतर रिटर्न मिलता है, वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जिस दिन आप अपने ऊपर सबसे अधिक मेहनत करोगे ना, अपने आप को गजब का बनाओगे ना, उस दिन एक दिन सबसे बेहतरीन स्थिति पे रहोगे। और बाकी जगह कितना ही इन्वेस्टमेंट कर लेना, कितना ही खुश रखने का प्रयास कर लेना, लोग एक न एक दिन नाराज हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, एक बार खुद पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो। ये मज़ा नहीं आता जब ऐसी बेसिक चीज़ें आप गलती करते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और सी। मुझे चाहिए एकदम मजे वाली बात कि यार मजा आ रहा है, एक एक चीज क्लियर है। स्किनर पे पिछली बार 5 या 6 प्रश्न आए थे, इसको देख के जाना पूरे सिद्धांत को। बीएफ स्किनर को नैमित्तिक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के क्षेत्र में प्रयोग और प्रतिपादन करने वाले अग्रणी मनोवैज्ञानिकों में स्थान। ये प्रश्न आया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है ना, यांत्रिक अनुबंधन एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, नैमित्तिक साधनात्मक अनुबंधन इसको कह सकते हैं, जहां ये पूर्ण बल को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। तो ये सही बात है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई टीचर विद्यार्थियों की उनकी उपलब्धि पे चॉकलेट, भोजन या मिठाई देता है तो ये प्राथमिक पूर्ण बलन का रूप है, क्योंकि ये जैविक संवेग आवश्यकता है। तो गलत बात है। स्किनर बॉक्स में समय के बजाय अनुक्रियाओं की एक निश्चित संख्या, जैसे प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया के आधार पे पूर्ण बलन देना, निश्चित अनुपात पूर्ण बलन सूची। देखो, पूर्ण बलन अनुसूची के 2 प्रकार हैं, सतत और आंशिक। सतत का मतलब प्रत्येक सही क्रिया पे, आंशिक का मतलब केवल कुछ क्रियाओं पे। फिर आंशिक के 2 प्रकार हैं, अनुपात। अनुपात का मतलब है प्रतिक्रियाओं की संख्या, और अंतराल का मतलब है समय। फिर अनुपात का है 2 प्रकार, निश्चित अनुपात और परिवर्त्य अनुपात। निश्चित का मतलब है कि
फिक्स अनुक्रियाओं पे 5, 10, 15। परिवर्त्य का मतलब बदलाव आता है। अंतराल के भी दो प्रकार है, निश्चित और परिवर्त्य। मतलब 10 मिनट बाद मतलब फिक्स है, और कभी 10 कभी 15 बदलाव आ रहा है, मतलब इसका मतलब परिवर्त्य है। तो अंतराल का मतलब समय होता है, अनुपात का मतलब प्रतिक्रियाओं की संख्या होती है। तो यहां ये कह रहा है कि एक निश्चित संख्या के आधार पर, तो निश्चित संख्या मतलब अनुपात आएगा, समय होता तो अंतराल आता, और निश्चित संख्या इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित अनुपात पूर्ण वर्ण सूची। तो एकदम सही बात है। बताओ आंसर क्या जाएगा, सी। मतलब बी गलत है, एकदम सही है। बी गलत इसलिए है क्योंकि उपलब्धि पे चॉकलेट देना ये प्राथमिक पूर्णबलन थोड़ी होगा भाई, द्वितीयक होगा। सही करें, बढ़िया एकदम। ये डी कौन सा बता रहा है भाई, माया प्रजापत बावड़ी हो गया तो। देखो ए, ए टाबर भी, भगवती सिंह अभी बावड़ी हो रखी। वही हुआ डर एग्जाम को। आंसर मनीषा धानिया क्या है, ये भी, इसको भी दिमाग खराब हो रखा है। भरत सिंह, वो भी सुनना होगा भाई। सारी सायरा बानो अभी बावली होगी। गर्मी को ही असर हो बेटा, मानसून है को चाल रहे, उमस है की हो रही है, आधा को तो दिमाग ही चाल रहे। उगंता सैनी को भी दिमाग खराब होगा। प्रीति अभी, प्रीत में खोगी गठे गर्मी, और गर्मी को असर बेटा, मानसून है को अब की बार है, अरे बारिश तो हो रही को नहीं, उमस ही उमस हो रही है। परीक्षा को प्रेशर, तो सब कुछ उल्टो सुल्टो हो रहा है मामला। बेटा एकदम सही है आंसर, एकदम डी एकदम सही है। डी वाले हैं ना बधाई के पात्र हैं, सी वाले हैं जो ना इनकी उम्र चढ़ी हुई है दिमाग में। अरे कॉमन सेंस की बात है, ये कहता है कि भोजन या मिठाई, भोजन या मिठाई प्राथमिक पूर्ण बलन है। मतलब जो आपकी जन्मजात आवश्यकताओं से जुड़ा होता है वो पूर्ण बलन प्राथमिक होता है। जैसे मैं प्रशंसा दूं, मैं पुरस्कार दूं, तो वो द्वितीयक पूर्ण बलन होगा। हमेशा याद रखना है, प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ गया। तो इसने पूर्ण बलन, धनात्मक पूर्ण बलन के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक पूर्ण बलन हमेशा क्या होता है, जो जैविक आवश्यक जुड़ा होता है। इसलिए बी भी एकदम सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। और इसने कहा था नकारात्मक पूर्ण बलन वो होता है जिसमें अनुक्रिया को हटा दिया जाता है। जैसे तेज गर्मी से बचने के लिए हमने एसी चला दी, बारिश से बचने के लिए छाता लगा दिया, वो सब क्या होता है, नकारात्मक। तो ये पढ़ के जाना पूरा। दंड को इसने सबसे अलग माना था, दंड में अनुक्रिया कमजोर होती है। तो आंसर 4 एकदम सही बात। 5 नंबर पे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के जितने प्रश्न हैं वो सब आगे इसमें। प्रयास व त्रुटि सिद्धांत और उनके सीखने के नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थॉर्नडाइक ने वर्ष 1898 में अपने शोध पत्र और पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस, आया हुआ प्रश्न है, किस किताब में और कब प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका मूल आदर्श वाक्य अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी मैं आपको कई बार बोलता हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन पेपर निकालोगे, जितनी चीजें निकालोगे, उससे समझ बनती है कि यार ये चीज ऐसे होती है, चीज ऐसे होती है। और मेरे वाले प्रश्न निकाल लिए ना आपने, जो टेस्ट सीरीज में मैंने प्रश्न डाले हैं, रैंक पर हो, थिंक पर हो, तो मतलब आप परफेक्ट बन जाओगे। यार ये घुमा देता हूं दिमाग पूरा का पूरा। प्रैक्टिस करिए मैन। सीखना तब तक सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि और सुख मिलता है। यह व्यवहारिक उदाहरण थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम कहता है कोई भी कार्य क्रिया करते हैं उसका परिणाम अच्छा आता है तो उस क्रिया कार्य को बार बार करते हैं, और बार बार करते हैं तो करना सीख जाते हैं। तो संतुष्टि और सुख जो है वो किससे रिलेवेंट है, प्रभाव के नियम से। एकदम राइट बात है। यदि विद्यार्थी का मन अत्यधिक थका हुआ है और अनुकूल वातावरण में भी वह सीख नहीं पाता है, यह स्थिति थॉर्नडाइक के गौण नियमों के अंतर्गत मानसिक विन्यास या मनोवर्ती के नियम, मेंटल सेट। देखो मेंटल सेट का मतलब सबसे बड़ा गेम मेंटल सेट का होता है, गौण नियमों में आता है। लेकिन मेंटल सेट का मतलब है कि यार मैं तैयार नहीं हूं, ठीक है ना, मेरा नजरिया ऐसा है कि सर मेरा तो इस ग्रेड सेकंड में नहीं होगा, मैं तो अगले ग्रेड सेकंड जो स्टॉपिंग पैटर्न के बाद एक अच्छी वैकेंसी ग्रेड सेकंड की 10 से 15 हजार पे और आएगी, मैं तो उसकी तैयारी करूंगा। तो मतलब ये क्या है, आपका मनोवर्ती। यदि मनोवर्ती आपकी थकी हुई है ना, आपके दिमाग में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये एकदम उदाहरण आया था, ये अभी जस्ट आया था 2025 में, कि अनुकूल वातावरण, मन थका हुआ है तो अनुकूल वातावरण भी अच्छा मिल गया, सुविधा भी अच्छी मिल गई, एसी भी लगी हुई है,
तो भी आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो गेम किसका होता है? एटीट्यूड का होता है, मन का होता है। इसको मनोवृत्ति का नियम बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ, ABCD फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना। रचनावादी अनुदेशनात्मक प्रतिमान के 5E मॉडल के अंतर्गत विस्तार करना मतलब एलोबरेट करना जो चौथा चरण है, कौन सा चरण है? चौथा चरण शिक्षार्थियों के लिए सबसे एक्टिव चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां शिक्षक मात्र एक सहज करता होता है। ये सबसे एक्टिव चरण क्यों होता है? एकदम सही बात है, सबसे सक्रिय चरण इसलिए होता है। एलोबरेट में क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई चीज को आपने सीखा है, मान लीजिए मेरे से साइकोलॉजी पढ़ी आपने अपनी एजुकेशन ऐप पे, और फिर उस सीखे गए ज्ञान को आप एग्जाम हॉल में कर रहे हो, किसी दूसरे साथी को बता रहे हो, या अपने रियल लाइफ में आप उसका प्रयोग कर रहे हो। तो एलोबरेट क्या होता है? उस चीज को आप दूसरी जगह प्रयोग करोगे, यहां सबसे एक्टिव रहता है। कारण क्या बता रहा है? इस चरण में शिक्षार्थी अपने संचित ज्ञान व नवीन अनुभव को अन्य समकक्षी या परिस्थितियों में प्रयुक्त करते हैं, अप्लाइड करते हैं, जिससे उनके मध्य स्वायत्त अंतःक्रिया, अनुभव का साझाकरण और वैचारिक चर्चा को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका कह रहा है कि ये सबसे एक्टिव इसलिए है क्योंकि यहां बच्चा अपने दूसरे दोस्तों के साथ डिस्कशन करता है, उस ज्ञान को अपने दूसरी फील्ड में प्रयोग करता है, तो इंटरेक्शन होता है, इसलिए सबसे बेहतरीन है। बताओ। बताओ, ये आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, देख लीजिएगा इसको। मतलब ये सभी प्रश्न मैंने इतनी इस लेवल के प्रश्न बनाए हैं। यदि आपको समझ में आ रहा हो और आप इसका आंसर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में। नेक्स्ट, इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जितने प्रश्न संकट में आए हो सब आगे इसमें। पावलोव द्वारा कुत्तों की लार ग्रंथि और गेस्टिव स्ट्राव पे किया गया प्रसिद्ध प्रयोग मनोविज्ञान में क्लासिकल या प्राचीन पुरातन शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा अधिगम की नींव रखता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर कौन माने जाते हैं? आईपी पावलोव। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। कुत्ते किसका प्रयोग किया था? लार ग्रंथि का। जब कोई बालक किसी विशिष्ट सफेद चूहे से डरने के बाद सफेद सफेद और रोएदार खिलौने जैसे खरगोश और टेडी बियर से भी डरने लगता था, तो ये विचार क्या कहलाएगा? उद्दीपक विभेदीकरण। एकदम सही बात है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक के ड्रिल की आवाज से डरता है, उसका इलेक्ट्रिक कॉफी ग्राउंडर की वैसी आवाज पे, मतलब जो दांत निकालने वाला मशीन चलाता है ना, और वैसी आवाज आती है कॉफी मशीन की, तो वो उससे भी डरना शुरू कर देता है। यह बताता है कि मूल अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक पे भी वही अनुक्रिया प्राप्त हो जाती है। बताओ, तीनों ही सही लग रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? हाँ, नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था बेटा इसको। देखो, लाइफ में सब चीजें चलती हैं। आप लोगों का मुझे नहीं पता, आज LDC का एग्जाम था, हमारी एग्जाम में ड्यूटी थी, हम सेंटर पे गए। आप ये देखिए कि सुबह 7 बजे कॉलेज पहुंचना था, पहुंच गए, 2 घंटे जाते हुए लगे। 7 बजे से लेके मैं पहुंचा था 8:15, 8:15 में 8:20 के आसपास में वापस पहुंचा सीकर में। और 8:20 पहुंचने के बाद मैं नहाया, और नहाने के जस्ट बाद में मैंने 10 मिनट में खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं आपकी क्लास लेने लग गया। अब आप कहोगे सर ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है कि आप सुबह 3:30 4:45, मान लो कि 4 बजे उठना ही पड़ा था, 3:30 बजे मैंने अलार्म लगाया था, 4:45 के आसपास उठ गया था। 4 बजे से लेकर और मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ, और मैं भी क्लास ले रहा हूँ, उससे मुझे कोई विशेष फायदा नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ। मतलब ये चीज एक चीज बताती है कि आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, अन्यथा बहाने हैं कि इतनी लंबी ड्यूटियां कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, फिर भी क्लासें ले रहे हैं, और एक कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि यार मैं बहुत टायर्ड हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, पूरे दिन मैंने वर्क किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में जब आपको बड़ा बनना होता ना, तो चीजें आपको बड़ी बनानी पड़ती हैं। आपको अपने अंदर हिम्मत, वो जोश जुनून लाना पड़ता है, और चीजें हो जाती हैं। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं, तुम करना चाहोगे तो चीजें हो जाएंगी। इतना ये मत माना करो, बोझ मत माना करो चीजों को लेकर, सर नहीं थक गए, ये हो गया, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट? सी सही है सर। ए और सी, बी गलत है क्या? सी, वेरी गुड। बी इसलिए गलत है क्योंकि ये उद्दीपक विभेदीकरण नहीं है बेटा। जब आप सफेद चूहे से डरने के बाद सफेद और रोएदार खिलौनों से भी डरने लग जाते हो, तो घटना क्या कहलाएगी? वो घटना कहलाएगी उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन।
जितने भी ये ऐसे उदाहरण होते हैं कि कुत्ता भोजन के प्रति लार टपकाता हो, घंटे के प्रति भी लार टपकाता, तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण है। आप जब मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति सेम रिस्पॉन्स करते हो तो उद्दीपक सामान्यीकरण होगा। बाकी ये भी सही है एकदम, एज इट इज, वो जो बात बोली है एकदम सही बात बोली है। तो ये बहुत अप्लाइड टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ के जाना, आप सी आंसर हो जाएगा। डन। ओके, आंसर हो गया क्या? सी सी सी, हाँ वेरी गुड, ए और सी सही। अगला प्रश्न देखना। विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकार अधिगम के नियम और संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं, पूछ रहा है, सही नहीं। यदि किसी बालिका को सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई होती है तो अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाती, उसकी फिजिकल हरकतें रूढ़िवादी है, तो वो ऑटिज्म स्वालीनता से ग्रसित है। एकदम सही बात है। ऑटिज्म वो रोग है जिसमें बच्चा अपनी अंतः क्रियाएं नहीं कर पाता है, वो एक जैसा व्यवहार करता है, परंपरागत तरीके से व्यवहार करता है, ना सामने की भावनाएं समझता, ना अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, ना दोस्त बनाता है। ये होता है ऑटिज्म। लियो केनर ने इस पर सबसे अधिक काम किया था। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान या अनुभव किसी नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता तो इसे मनोविज्ञान में शून्य अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। पहले सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में, तो ये शून्य नहीं होगा, तो नकारात्मक हो जाएगा। शून्य में तो ना फायदा होता है, नुकसान होता है, तो ये गलत हो गया। शब्द, अक्षरों और प्रतीकों को पढ़ने या समझने में आने वाली लर्निंग डिसेबिलिटी को डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, बी को डी समझना, डी को बी समझना, धारा प्रवाहित नहीं बोल पाना। कोहलर और कोफका का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षण अधिगम में हमारा ध्यान समस्या समाधान, रटने का निषेध, रटने का समर्थन कल थॉर्नडाइक करता है, रटने का विरोध करता है, ये समझने में बल देता है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच, उपागम, एकीकृत उपागम पे केंद्रित होता है, ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बताओ कौन से सही है इसमें, कौन से गलत है, या सभी सही है? बताओ फटाफट। सब प्रश्न आ गए बेटा इसमें, बहुत मेहनत करता हूं मैं, ऐसा थोड़ी है। एक एक चीज डिस्कस होती है, पूरे पीवाईक्यू को मिला के एक नया प्रश्न बनाता हूं। बी सी डी, बेटा इसमें बी तो गलत है ही, सी और डी, ए और सी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें प्रश्न पूछ रहा है सही नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन सा है? केवल बी हो जाएगा। प्रश्न की भाषा पढ़ लो पहले, गलत पूछ रहा है तो बी रॉन्ग है, तो बी आंसर। बेटा समग्र मनोविज्ञान मिलेगी कल से मार्केट में, तो समग्र मनोविज्ञान आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम की करें एक बार समग्र मनोविज्ञान ले सकते हैं, उसमें आप सिलेक्टेड टॉपिक्स आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। समग्र मनोविज्ञान का कल नया एडिशन आ रहा है। नेक्स्ट 10 नंबर पे, पियाजे के संज्ञानात्मक जैव नियमन प्रतिमान के अनुसार विभिन्न विलगित आइसोलेटेड व्यवहार, संपर्कों और विचारों को एक सुव्यवस्थित उच्च स्तर की मानसिक प्रणाली में इंटीग्रेटेड और अंतर संबंधित करने की प्रक्रिया को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। देखो, पियाजे ने बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई हैं, और यह कहता है कि सबसे ऊपर की जो प्रक्रिया होती है वो संगठन होती है, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उसके अंदर स्कीमाएं होती हैं। तो संगठन क्या करता है? जितनी भी स्कीमाओं को है वो एकीकृत करता है। स्कीमा क्या है? जो भी आपकी सूचनाएं हैं, जो भी आपका बौद्धिक ढांचा है, जिसकी वजह से आप समस्याओं की व्याख्या करते हैं, वो आपका स्कीमा है। और एक होता है स्कीम्स, जो व्यवहार जो निर्धारित पूर्व पैटर्न के अनुसार चलते हैं, जैसे डेली नहाना, कपड़े पहनना, खाना पीना, इनको स्कीम्स बोलते हैं। तो ये संगठन शब्द को इसने सबसे ऊपर माना है। ओके, फिर बता रहा, कारण बता रहा है, जब एक बालक नवीन बाह्य उद्दीपक या गतिक अनुभवों के अर्थबोध हेतु अपनी पूर्व विद्यमान कोग्निटिव स्ट्रक्चर में गुणात्मक रूपांतरण करता है, संशोधन करता है और परिमार्जन करता है, तो इस तंत्र को एकोमेडेशन समायोजन कहते हैं। देखो, इसने दो कॉन्सेप्ट बताए थे अनुकूलन की प्रक्रिया में, एक आत्मीकरण है स्पेशली एसिमिलेशन, और एक है समायोजन। आत्मीकरण में क्या करते हैं कि जो पहले से मौजूद है उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, उसी की सहायता से समस्याओं का व्याख्या करते हैं, तो वो एसिमिलेशन होता है। और एकोमोडेशन में होता है जब पहले से मौजूद ज्ञान में तुम आंशिक बदलाव करोगे, परिवर्तन करोगे, तो एकोमोडेशन होगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, बताओ आंसर क्या होगा? हाँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्कीमा बेटा। बेटा ईओ आरओ का माहौल तो बन रहा है, बट अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कहीं इसमें चीज़ें आ नहीं रही हैं, तो बट आए तो की वैकेंसी, अब कब आएगी पता नहीं है। एक बार तो ये है कि ग्रेड फर्स्ट की अच्छी वैकेंसी आएगी, ग्रेड सेकंड की अच्छी वैकेंसी आएंगी, दोनों वैकेंसी अच्छी आएंगे एक बार।
बी आंसर। हाँ, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या नहीं है, क्योंकि पहले ऊपर इसने संगठन बोला है और नीचे इसने एकोमोडेशन की व्याख्या की। दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यदि भी दोनों सही है इसलिए आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। यस। अगला प्रश्न देखना। मनोविज्ञान में अधिगम के संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, लास्ट एग्जाम में आया था ही। टॉलमेन के चीन अधिगम सिद्धांत के बारे में कौन से कथन विचार कीजिए और कौन से कथन गलत नहीं है, मतलब सही कौन सा है इनमें से। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि सीखना मात्र बाहरी प्रतिक्रियाओं का अभिग्रहण नहीं होता, अभिग्रहण मतलब रिसेप्शन, बल्कि ये सक्रिय मानसिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन व ज्ञान का निर्माण होता है। देखो, बाहरी प्रतिक्रियाओं का अभिग्रहण केवल व्यवहारवादी मानता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि बाहरी रूप से जो भी ग्रहण कर लेते हैं वो भी अधिगम है। संज्ञानवादी कहते हैं बाहरी रूप से अधिग्रहण नहीं है, ये एक्टिव मानसिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का निर्माण जो है वो स्पेशली क्या होता है, संज्ञानवादी होता है। टोलमैन के अनुसार अंतर्निहित सुप्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग में एक नया व्यवहार मस्तिष्क में सीख तो लिया जाता है, लेकिन वह तब तक प्रदर्शित नहीं होता है जब तक कि उसे दिखाने के लिए कोई प्रोत्साहन या सुदृढ़ीकरण। इसने भूल भुलैया के ऊपर प्रयोग किया था, चूहे पर उसने सिखाया है कि चूहा रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन वो चूहा तब तक उस रास्ते को व्यक्त नहीं करेगा जब तक उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यानी वो लर्निंग छुपा हुआ रहता है, जब उसको प्रोत्साहन मिलेगा तब उसको व्यक्त करेगा। तो इसको इसने लेटेंट लर्निंग बोला था एडवर्ड टॉलमैन ने। एकदम सही बात है, ये आया हुआ प्रश्न है। इसने भी कहा था कि सीखना बिना पुरस्कार या बिना पूर्ण बलन के भी हो सकता है। टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में व्यवहार के आणविक उपागम और शाब्दिक बनाम अशाब्दिक अधिगम को अपने मुख्य प्रसारित संप्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया। एकदम सही बात है। तो नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बताओ सही उत्तर कौन सा है इसमें से, तो सभी सही है। बताओ आंसर बताओ बेटा। बताओ फटाफट। हाँ बेटा, फर्स्ट ग्रेड के लिए नया कोर्स आ जाएगा, साइकोलॉजी मैनेजमेंट और आरटी सब आ जाएगा उसमें। आंसर क्या आ रहा है बेटा, एबीसी डन कर दें। बेटा आंसर आएगा इसमें ए और बी। सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसने आणविक उपागम के स्थान पे जो स्थूल उपागम है उसका समर्थन किया, जिसको इसने मोलार व्यवहार बोला है। क्या बोला है, मोलार। ठीक है, मोलार व्यवहार एकीकृत उपागम जिसको कहा जाता है उसका समर्थन किया है, स्थूल उपागम एकीकृत उपागम का। और शाब्दिक अशाब्दिक अधिगम की इसने कोई व्याख्या नहीं की। शाब्दिक अशाब्दिक अधिगम की व्याख्या स्किनर ने की थी। इसने मोलार यानी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया, ना कि आणविक व्यवहार के समर्थन किया है। तो इसमें सी गलत है। ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, देख लीजिएगा। आंसर ए बी हो जाएगा। यस, बहुत अच्छे प्रश्न है। अधिगम के सिद्धांत और संज्ञानवादी विकास के प्रतिमानों के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं पूछ रहा है, गलत कौन सा है। जीव की स्वाभाविक या स्वचालित शारीरिक प्रतिक्रियाओं का किसी नवीन तटस्थ उद्दीपक के साथ जुड़ जाना, क्लासिकल कंडीशनिंग। समझ में आई बात, कि कुत्ता जो है वो भोजन को देख के लार टपकाता है, लेकिन वो तटस्थ उद्दीपक, तटस्थ का मतलब घंटी के प्रति भी लार टपकाना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण है। एकदम सही बात है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का निजी संभाषण है प्राइवेट स्पीच। निजी संभाषण क्या होता है, जब बच्चा अपने साथ बातचीत करता है, जैसे अभी आप लोगों को अपने साथ बातचीत करनी चाहिए कि यार मैं ये चीजें कवर कर ली, नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं है, डर लग रहा है, फिर भी अरे मैं कर लूंगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, आगे और भी वैकेंसी आ रही हैं। तो इस प्रकार से पॉजिटिवली अपने साथ टॉक करना, जिससे आदमी अपने विचारों को रेगुलेट करता है, सोचता है, अपने विचारों को नियंत्रित करता है और क्रियाओं का मार्गदर्शन करने में सहायक होता है। इसको इसने निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच बोला। एकदम सही है। वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद के अनुसार हमारी विशिष्ट मानसिक संरचनाएं और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे तार्किकता और समस्या समाधान दूसरों के साथ होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। सही बात है। वाइगोस्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत यह मानता है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए बालक के अपने भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया होना सबसे अनिवार्य शर्त है, न कि सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों से। ये तो गलत लग रहा है चौथा ऑप्शन, तो बताओ। बताओ बेटा, सी गलत है ना, सी भी गलत बता रहा है। सुमन बेटा क्या हो गया तुझे, ऐसी बातें कब से करने लगी सुमन, तो बहुत अच्छी लड़की है। सुमन, ये सुमन भगवती, सच क्यों लगता है इस लड़की को मैंने कहीं क्लास में देखा है, सच में। माया,
डी, माया कहाँ गई, नीलू, टीचर से राम, बधाई बेटा बहुत सारी। यू आर ओ नेक्स्ट टारगेट, वेरी गुड। आर एस की करो, यू आर ओ अपने आप ही हो जाएगी। आले बेटा, मूव साइड। एकदम सही है, इसमें सी भी रोंग है क्योंकि ये सामाजिक अंतःक्रिया से स्वतंत्र नहीं होती, इंटीग्रेटेड होती हैं जितनी मानसिक क्रियाएं हैं। और डी भी गलत है क्योंकि ये भौतिक वातावरण की कहीं बात नहीं करता, भौतिक वातावरण की बात जो है वो पियाजे करता है। और ये सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों को अनिवार्य शर्त के रूप में मानता है, इसलिए सी और डी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा सी और डी, एकदम सही। नेक्स्ट, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, निर्धारक और वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रमुख निर्धारकों में बुद्धि, पूर्व अनुभव और प्रारंभिक प्रयास शामिल हैं, जबकि आत्म प्रत्यय इसका निर्धारक नहीं है। देखो, अंतर्दृष्टि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा होगी अंतर्दृष्टि उतनी अच्छी होगी। कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अनुभव, प्रयास त्रुटि, कहीं भी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो अंतर्दृष्टि से बिलोंग नहीं करता, तो एकदम सही बात है। जब विद्यार्थी दी गई सूचनाओं से परे जाकर एक्टिवली कोई चीज को स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं तो अधिगम की विधि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की विधि यह है कि जो चीज दे रखी है उससे हटकर अपने पूर्व अनुभव से जोड़ के जब अपन नया ज्ञान का निर्माण करेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। साहचर्य अधिगम एसोसिएटिव लर्निंग के परंपरागत वर्गीकरण में क्रिया प्रसूत अनुबंधन और प्रेक्षण अधिगम शामिल हैं, जबकि आदत अभ्यासन इसका उदाहरण नहीं है। साहचर्य अधिगम का मतलब चीजों को जोड़ लेना, तो परंपरागत वर्गीकरण में क्रिया प्रसूत अनुबंधन में भी ये चीजें होता है कि कंडीशनिंग अपन स्थापित करते हैं। प्रेक्षण अधिगम में भी अपन दूसरों को देखकर सीखते हैं। आदत अभ्यासन जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। हेबिटेशन, एकदम सही बात है, साहचर्य अधिगम में, असाहचर्य अधिगम में आती है आदत, हेबिटेशन और अध्ययन। सीखने के परंपरागत शैक्षिक वर्गीकरण के अनुसार मुख्य रूप से संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक अधिगम आते हैं, जबकि यांत्रिक अधिगम इसमें शामिल नहीं होता। सबसे मुख्य यदि लर्निंग के प्रकार पूछेगा तो यही होता है कोग्निटिव, जिसमें मानसिक क्रियाएं आती हैं, भावनात्मक अफेक्टिव जिसमें इमोशंस आते हैं, और क्रियात्मक जिसमें अपन गामिक क्रियाएं करते हैं। यांत्रिक नहीं आता। आंसर बताओ। ए बी डी सही है, ए बी सी सही है। ऑल राइट है, एकदम सही बात है, ए बी सी डी और सभी सही हैं। डन। अच्छा अच्छा आंसर दिए हैं बच्चों ने आज। अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, उनके प्रकार और शैक्षिक निहितार्थों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। जब बालक के सीधे दाएं हाथ से लिखने का कौशल स्वतः उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, तो मानव शरीर के दो समान अंगों के मध्य होने वाले इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखो एक पक्षीय तो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह प्रयोग करते हैं, और बाइलेटरल में एक हाथ से करने वाले काम को दूसरे हाथ से करने लग जाए। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे सेकंड ग्रेड में बहुत प्रश्न आते थे, आजकल इस बार से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हटा दिया, अब क्या पता आए कि नहीं आए, पता नहीं। ज्ञान निर्माण के संप्रत्यय के अंतर्गत मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद और रेडिकल निर्मितवाद, ठीक है, ये वान ग्लेशियर फील्ड ने दिया था। ये ग्लेशियर फील्ड का ये मुख्य निर्मितवाद के प्रकार है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद पियाजे ने दिया था, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की ने दिया था, को स्वीकार किया गया, जबकि पशु निर्मितवाद नाम का कोई नहीं होता। इसके अलावा मानव निर्मितवाद होता है, बहुनिर्मितवाद होता है, लोकतांत्रिक निर्मितवाद होता है, 5E निर्मितवाद होता है, लेकिन पशु निर्मितवाद नहीं होता। सीएल हल ने अधिगम सिद्धांत का एक शैक्षिक निहितार्थ है जो प्रबलन सिद्धांत बोला जाता है, कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने के लिए न केवल पुरस्कार और दंड पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि अनिवार्य है। कि पुरस्कार और दंड केवल पर्याप्त नहीं होगा जब तक उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, जैविक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होंगी। जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान में एक्टिव अवस्था, इनएक्टिव स्टेज को विकास की सर्वोच्च अवस्था माना गया है, क्योंकि जिसमें बालक अमूर्त प्रतीक, भाषा और गणितीय सूत्रों का प्रयोग करना सीखता है। बताओ सभी सही है क्या। बताओ।
बताओ बेटा जी। संज्ञानात्मक निमित्तवाद, सामाजिक निमित्तवाद, रेडिकल निमित्तवाद, तीनों में मुख्य प्रकार है। पशु निमित्तवाद नहीं होता, मैंने बता दिया। और द्विपार्श्विक बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, शरीर के अंग का प्रभाव दूसरे अंग पे पड़ता है। सीएल हल का सिद्धांत ये कहता है, जिसको प्रबलन सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें SO R पे आधारित है और परिकल्पनिक निगमन विधि पे आधारित है, गणितीय निगमन सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, 133 परिकल्पनाओं पर आधारित है। ये कहता है कि जैविक आवश्यकताएं जरूरी हैं, और एकदम सही बात है, जैविक आवश्यकता बल देता है। जेरोब ब्रूनर द्वारा प्रश्न का कौन सा सही नहीं है? जेरोब ब्रूनर द्वारा प्रदर्शित संज्ञानात्मक विकास में अवस्था में सक्रिय अवस्था जो होती है वो ये नहीं होती है, पहली अवस्था होती है जहां बच्चा गामक क्रिया द्वारा सीखता है। ये अमूर्त प्रतीक भाषा और गणितीय सूत्रों का प्रयोग जो होता है वो सबसे लास्ट वाली अवस्था होती है, इसको प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। सांकेतिक अवस्था ये सबसे उच्चतम अवस्था होती है, ठीक है। दूसरी मूर्त प्रतिनिधान होती है, ये पहली अवस्था होती है। तो इसमें डी ऑप्शन एकदम गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, ये आपके सेकंड ग्रेड में जितने प्रश्न आए हैं वो सब इसके अंतर्गत आ गए।